हमारे संविधान के पहले पेज पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान की शायद सबसे पहली लाइन है। और बात करूं इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने और भारत सरकार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की शुरुआत अब दिल्ली में भी कर दी है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हमारे आज के एक बहुत ही विशेष गेस्ट पीयूष मोहंती जी, जो कि SDM नई दिल्ली है। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले SIR से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी UPSC जर्नी के बारे में। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या था वो एक ऐसा पॉइंट जब आपको लगा कि अब मुझे UPSC करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी एक सिविल सर्वेंट हैं और 23 में रिटायर किए हैं। ही इज फ्रॉम 88 बैच ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काफी सीनियर पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं। उनके करियर को देखकर एक इंस्पिरेशन मुझे बचपन से ही मिलती रही। सो जैसा मैंने कहा कि मैं रादर फॉर्चुनेट रहा हूँ। एंड मैंने अपने कॉलेज में मैंने बीटेक किया है IIT रुड़की से, और उसके बाद मेरे समक्ष जो है कैरियर ऑप्शंस मैंने दो ही चूज किए थे कि या तो मैं अपनी ब्रांच जो मटेरियल साइंस है, पदार्थ अभियांत्रिकी, उसमें मैं या तो US या किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रिसर्च करूं, मास्टर्स करूं, या फिर मैं सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ूं। और मुझे लग रहा है मेरी चॉइस बहुत क्रिस्टल क्लियर तब भी थी और अब भी रहेगी कि राष्ट्र सेवा और देश सेवा के हित में जो मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की है, आई थिंक दैट हैज बीन अ वंडरफुल चॉइस फॉर मी। सो आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, टू माय फ्रेंड्स, टू माई वेल विशर्स एंड टू एवरीबडी एल्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था ड्यूरिंग UPSC। हालांकि UPSC की जर्नी को भी क्रॉस किए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, सो काफी फॉन्ड मेमोरीज हैं उस जमाने की। सर, अब मैं वापस से वी द पीपल ऑफ इंडिया के अपने मुद्दे पर वापस आता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे SIR हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारण, जो भी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज दिए हुए अपने आप को प्रूव करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं प्रूव कर पाता तो क्या अल्टरनेटिव्स हैं उसके लिए? नहीं, देखिए, ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन और वो दो अलग स्टेप्स को हम समझते हैं। जो पहला स्टेप है वो ये कि ये SIR है क्या। हम पहले SIR को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप्स पे जाएंगे। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण है, यह SSR से अलग है। SSR हर साल जो है इलेक्शन कमीशन कराती है, पर SSR के मुकाबले इस बार हमें बहुत ही इंटेंसिव डोर टू डोर कैंपेन, जिसमें BLO हर घर जाकर जो हमारे एग्जिस्टिंग वोटर रोल में वोटर्स हैं, उन सबके घरों पर जाकर उनका एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। हर वोटर का अपना एक इंडिविजुअल एन्यूमरेशन फॉर्म आता है। उस एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ फील्ड्स हैं जो वोटर्स को भरनी है। उनमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि प्रीवियस SIR में अगर वो खुद मौजूद हो तो उनकी डिटेल्स, अगर वो खुद मौजूद ना हो तो उनके किसी रिलेटिव्स में, जैसे हम ले सकते हैं माता पिता अथवा दादा दादी या नाना नानी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो इन 6 रिश्तेदारों में, या फिर महिलाओं के केस में अगर उनके हस्बैंड की भी डिटेल वो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले कॉलम्स में बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्पाउस नेम एंड मदर, फादर या स्पाउस में से किसी एक का भी आप एपिक नंबर दे सकते हैं। इस पर आप साइन कर सकते हैं। नीचे BLO के सिग्नेचर के लिए एक फील्ड खाली है, और ऊपर, सबसे ऊपर तो आपका BLO का नाम और नंबर भी प्रिंटेड है। तो ये एक एन्यूमरेशन फॉर्म इंडिविजुअली हम सबसे कलेक्ट कर रहे हैं। इसकी अवधि जो है दिल्ली में 30 दिन की है तकरीबन। यह हमारा डोर टू डोर जो कैंपेन था, ये शुरू हुआ था जून एंड में जी, और इसकी इनिशियल डेट जो थी वो करीब 30 या 31 जुलाई थी, जो अभी बढ़कर 8 अगस्त तक की हो गई है। 8 अगस्त को हमारा आखिरी दिन है डोर टू डोर कैंपेन का। SSR के दौरान भी हम यूजुअली फॉर्म 7 डिलीशन का भरवाते थे, फॉर्म 8 शिफ्ट ऑफ रेसिडेंस का भरवाते थे, जो कि हमारी विधानसभा से बाहर चले गए या फिर दूसरी विधानसभा से हमारे एरिया में आ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि शायद किसी कारणवश किसी वोटर ने ना भरा हो, या फिर उस रोल को, इवन दो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि एक माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन किया जाए, बहुत ही अच्छे से उसका एक एग्जामिनेशन हो, पर कभी कभार पॉसिबली हर साल नहीं हो पाता है। इस बार हम ईच एंड एवरी वोटर को, जब डोर टू डोर कैंपेन में BLO जा रहा है, तो उसका स्टेटस, या तो वो हमारा वोटर है तो उसके 2002 या 2003 जो भी पिछला SIR हुआ था, अलग अलग स्टेट्स में 2002 से 2004 के बीच हुआ था,
तो वो उधर किस स्टेट में थे, वो खुद वोटर थे या नहीं थे, या अगर वो उनकी उम्र वैसी ना हो या फिर किसी कारणवश वो वोटर लिस्ट में ना हो तो उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो किधर थे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ट्रेस आउट करने का कि वो हमारा जेन्युइन वोटर है या नहीं है। पर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह डोर टू डोर कैंपेन के बाद हमारा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस वाला पीरियड शुरू होता है, जिसमें बेसिकली कुछ वोटर्स जो हैं जिनको एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, मृत्यु के उपरांत जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाए और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी हमें मिल जाए, आस पड़ोस से हमें प्रॉपर इंक्वायरी मिल जाए, हम हर चीज को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ और इंक्वायरी के बाद ही पूरा कर रहे हैं। ऐसे जो वोटर्स हैं यह ड्राफ्ट रोल से निकल जाएंगे। ड्राफ्ट रोल हमारा 17 अगस्त को आ रहा है। ड्राफ्ट रोल के बाद वो वोटर्स जो 2002 या 2003 का लिंकेज एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने यह प्रावधान किया है कि उनको एक नोटिस जाएगा। उस नोटिस पीरियड में उनको ईआरओ के समक्ष आना है और एक डॉक्यूमेंट्स का सेट जो कि एन्यूमरेशन फॉर्म के पीछे प्रिंटेड है। तो वो जितने भी वोटर्स हमसे जुड़ रहे हैं इस समय, वो सब अपने एन्यूमरेशन फॉर्म को देख सकते हैं। उसके ठीक पीछे या फिर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में से वो लेकर आ सकते हैं। इसमें 2-3 वोटर्स की कैटेगरीज हैं, कुछ वोटर्स कैटेगरी ए, बी, सी, डी। तो इनमें प्रॉपरली डिफाइंड है कि किस कैटेगरी का वोटर कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर आएगा। कुछ ऐसा तबका है जो सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट लेकर आए, कुछ वोटर्स ऐसे क्लासिफाई हो रहे हैं जो अपना और अपने पिताजी का या माताजी का लेकर आए। कुछ वोटर्स खासकर जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनको अपना, अपने माता और अपने पिता, फॉर बोथ द पेरेंट्स एंड दी सेल्फ, वोटर अपना और अपने माता और पिता तीनों का डॉक्यूमेंट लेकर ईआरओ के समक्ष मौजूद रहेगा। तो यह बेसिकली जो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है हमारे इस प्रोसेस का, और इसका अंतिम परिणाम जो है, फाइनल जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, ड्राफ्ट, जैसा मैंने आपको कहा कि ड्राफ्ट 17 अगस्त को आएगा, फाइनल रोल जो है वह 19 अक्टूबर को आएगा। आज से कुछ सालों बाद जब भी फिर से इलेक्शन कमीशन एसआईआर कराएगी तो 19 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में पब्लिश किया हुआ पूरे 70 के 70 विधानसभाओं का जो रोल है वो एक रेफरेंस रोल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग, जैसे मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ या बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रेजिडेंस से बाहर चले जाते हैं, तो एसआईआर से उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी? जो उनका, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए जगह पर रहता है लेकिन वो किसी कारणवश, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो या फिर स्टूडेंट हो, वो वहां पे नहीं रहता है, तो उससे एसआईआर से किसी को दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए एसआईआर की सबसे खास बात यह है, यह इस टाइप के बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को भी हमारे समक्ष रख रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी। अब मान लीजिए कि जैसा आपने कहा कि कोई स्टूडेंट है जी, अब उस स्टूडेंट का वोट मान लीजिए कि दिल्ली में बना हुआ है। अब वो स्टूडेंट पढ़ाई की वजह से बॉम्बे आ जाता है, मुंबई आ जाता है, मुंबई में पढ़ाई पूरी करता है, शायद जॉब भी मुंबई में करने लगता है, दिल्ली वो अगले 10 साल आता ही नहीं है जी। तो आप एक बात बताइए, क्या वो दिल्ली आकर वोट करना क्या उसके लिए पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है। बहुत केसेस में वो सिंपली एक वोटर लिस्ट में एक नाम बनकर रह जाता है। इससे हम अपनी वोटर लिस्ट को भी इम्प्योर बनाकर रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि हमारे वोटर लिस्ट में कितने लोग आकर वोट, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने इस डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करें। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है लोगों का कि वो आकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुने। अब हमारे लिस्ट में अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद यहाँ रहते ही नहीं है, तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। ये जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो तो अपील करते हैं वोटर्स को, अब उनको अगर पता है कि उनके वोटर लिस्ट में आधे लोग रहते ही नहीं है, ये उनके लिए भी दिक्कत वाली बात है। यह इलेक्शन मशीनरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो इलेक्शन कराती है, हम अरेंजमेंट्स अपने इलाके के, अपने पोलिंग बूथ वाइज अपने वोटर्स के लिए करते हैं। तो आई विल एक्सपेक्ट ऑल्सो कि मेरी वोटर लिस्ट बहुत प्योर हो। एट द सेम टाइम देखिए, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और भी इससे जुड़ी हुई जितने भी हमारे लेजिस्लेशंस हैं, भारत में एक इंसान का एक वोट और एक वोटर आईडी, यह हमारा बेसिक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, और इट इज इलीगल टू हैव मोर देन वन वोट। तो वह अगर बॉम्बे में रहता है, बेंगलोर में रहता है, चेन्नई में रहता है, तो वो अपना वहां से बना ले अपना वोटर आईडी। दिस वे दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट, जो आज की डेट पे शायद स्टूडेंट ना हो, आप भी जैसे स्टूडेंट से बढ़कर आगे आप अपना करियर चूज करेंगे जी, तो
हमारी आपसे उम्मीद है कि आप जहां नॉर्मली रिसाइड करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब साल के 180 दिन जो जहां रहता हो जी। कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, तो उसका वोट वहां बने। इससे क्या होगा कि वोटर रोल प्यूरिफिकेशन में हमें पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है। या हो सकता है कि जैसे दिल्ली है, यहाँ माइग्रेंट लोग ज्यादा आते हैं, बेशक वो रेंटल एकोमोडेशंस में यहाँ रहते हैं, उनके पास रेंट एग्रीमेंट आ जाएगा, बिजली का बिल आएगा, जैसे भी जो भी अलग कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर आएगा। उनका वोट उनके गांव से हटकर बल्कि यहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि वो अधिकतर समय यहाँ दे रहे हैं। सिमिलरली रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे हमारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। रिटायरमेंट के बाद मेरे खुद के पेरेंट्स, मैंने बताया आपको कि माय फादर इज अ सिविल सर्वेंट, रिटायरमेंट के बाद वह कानपुर से भुवनेश्वर शिफ्ट किए, तो उनका तुरंत मैंने वोट शिफ्ट करवाया, क्योंकि कानपुर के इलेक्टोरल रोल में उनका वोट रहना किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है, किसी भी तरीके से यह एडमिनिस्ट्रेटिवली कह लीजिए, इलेक्टोरली कह लीजिए, ना उनके हित में है, ना उस विधानसभा के हित में है जहां पर वो है। बिल्कुल, वो उनका वोट वहां होना चाहिए जहां पर वह नॉर्मली आवास रखते हैं। तो अब रिटायरमेंट के बाद वह अगर भुवनेश्वर चले गए हैं, तो उनका वोट मैंने भुवनेश्वर में शिफ्ट कर दिया। कई बार ऐसे में ऐसी भी दिक्कत आती है कि एक रेजिडेंस, एक एड्रेस पे कई लोग क्लेम कर देते हैं। इसके लिए ऐसा इलेक्शन कमीशन का क्या प्रावधान है? क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि इस तरह के जो क्लैशेस हैं उसको अवॉइड करा जा सके? देखिए, बिल्कुल यह हो सकता है कि किसी एक निवास पर बहुत सारे अलग वोटर्स का वोट बना हो किसी कारण। एसआईआर जो प्रक्रिया है वो इसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर आउट करेगी, क्योंकि जब हमारा बीएलओ जाएगा, मान लीजिए आपने जैसे एग्जांपल दिया कि कोई एक पर्टिकुलर रेसिडेंस ऐसा है जिस पर बहुत सारे अलग अलग वोटर्स का रहते हैं, उस एड्रेस पे है, सबके एन्यूमरेशन फॉर्म मान लीजिए आते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ एन्यूमरेशन फॉर्म उनके सबके प्रिंट होकर आएंगे जो हमारे वोटर रोल में एग्जिस्ट करते हैं। पर एन्यूमरेशन फॉर्म वहां भरने वाले कितने लोग होंगे जो एक्चुअली वहां रहते हो? बिल्कुल, हमें रिसीव तो उन्हीं का फॉर्म होगा, बाकी सबको हम एब्सेंट अथवा शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल देंगे, वह ड्राफ्ट रोल से डिलीट हो जाएंगे, और हम उनका एक्सेप्ट करेंगे जो इस समय वहां पर रहते हो, वहां पर मौजूद हो। और अब जिनका जो भी वो रेंटल अकोमोडेशन हो या किसी भी और तरीके का अकोमोडेशन हो, जो वहां का डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रूफ कर पाए। बिल्कुल, चाहे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर घर में 20 लोगों का वोट बना हुआ है, जिसमें से 4, एक परिवार के 4 अभी रहते हैं, बाकी 16 लोग पहले कभी रहते थे, तो वो 16 के 16 जो है एब्सेंट अथवा शिफ्टेड की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो वो 4 हैं वो बने रहेंगे हमारे वोटर रोल में। लेकिन वह 4 के सिवाय जो बाकी 16 वोटर्स थे, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, वह हमारी विधानसभा में नहीं रहेंगे, वो जिस भी विधानसभा शिफ्ट में हो जाएंगे, गए हैं वहां पर वो अपना 17 तारीख के बाद, 17 अगस्त के ड्राफ्ट रोल के बाद फ्रेश फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म 6 अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फॉर्म 6 डाल सकते हैं। तो ऐसे जितने भी शिफ्टेड लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 17 अगस्त को आपका ड्राफ्ट रोल आ रहा है, 19 अक्टूबर को आपका फाइनल रोल आ रहा है। इन 2 दिनांकों के बीच आप ऑनलाइन अपना फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो फॉर्म है ये बीएलओ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या उनके द्वारा ही इसकी सारी जांच प्रक्रिया होती है, तो मैं जानना चाहूंगा आखिर बीएलओ के ऊपर क्या सुपरविजन है? ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि जो बीएलओ है वो अपना काम पूरी सतर्कता से और अच्छे से करे? मैं ये चीज जानना चाहूंगा। देखिए, बीएलओ जो है वो बूथ लेवल ऑफिसर है, एंड एक्चुअली में बीएलओ जो है वो हमारा पूरे इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, ऑफिस ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का एक फील्ड वॉरियर है, जो गली गली हर घर में जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उनसे एन्यूमरेशन फॉर्म्स का कलेक्शन कर रहे हैं, उन फॉर्म्स को डिजिटाइज कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, अथवा जो फॉर्म्स कुछ लोग, जैसे मैंने खुद भी और आपके माध्यम से मैं सारे वोटर्स को ये कहना भी चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ऑफलाइन ही फॉर्म भरें। इलेक्शन कमीशन ने आप सबके लिए प्रावधान किया हुआ है कि आप ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी जब भरेंगे तो बीएलओ के ऐप पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बीएलओ विल वेरीफाई एंड आपका एन्यूमरेशन प्रोसेस ऑनलाइन भी पूरा हो सकता है। तो बीएलओ के ऊपर देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद जब नोटिस वाले पीरियड में जिनका 2002 का लिंक, पिछले एसआईआर का 2002 या 2003 का लिंकेज प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, जिनके नोटिस जनरेट होंगे, उन सभी नोटिसेस को घर घर जाकर डिलीवर कराना, उनकी रिसीविंग लेना, ये भी बीएलओ का फंक्शन है। बीएलओ विल सपोर्ट द ईआरओ इन डिस्चार्ज ऑफ
द इलेक्टोरल ड्यूटीज, जो हम ERO लेवल पे जो हियरिंग्स लेंगे उसमें BLO भी मौजूद रहेंगे जब उनके वोटर्स की हियरिंग होगी। BLO को सुपरवाइज करने के लिए हमने हर 10 BLO के ऊपर एक BLO सुपरवाइजर रखा है। उसके साथ साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हमें सपोर्ट किया है बाय सेंडिंग एडिशनल सेक्शन ऑफिसर रैंक ऑफिसर्स, जो एडिशनल AERO या AERO को सपोर्ट करने के लिए। तो हमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा और सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार द्वारा बहुत सपोर्ट मिला है। डिसेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड भी है, बट एट द सेम टाइम हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे ERO के पोर्टल पर, मेरे ERO के ऐप पर मुझे दिखता है कि किस BLO ने कितना काम किया है। तो इस ऐप के माध्यम से, जो ECI नेट ऐप है, उस पे मैं ERO लॉग इन करूं तो मुझे मेरे डैशबोर्ड पे मेरे विधानसभा में जितनी भी 123 बूथ्स हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, हर BLO की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैं मेजर कर सकता हूं। साथ बसाथ उसने कितना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितने फॉर्म्स उसने रिसीव किए, अकाउंटेबिलिटी पूरी है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है। हम इसका रोजाना रिव्यू लेते हैं। इनफैक्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा हर 2 घंटे की रिपोर्ट एक जनरेट होती है, जो कि हमारे ECI नेट से वो भी डेटा को कंपाइल करके सबके समक्ष रखते हैं। तो एक मल्टीपल लेवल पे CEO द्वारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनका रिव्यू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जितने भी SDMs अथवा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनका रिव्यू, और ERO द्वारा सारे BLOs का रिव्यू, ये रोज डेली बेसिस पे हमारा चल रहा है। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हम लोग BLO के बारे में बात कर रहे थे। मान लीजिए BLO ने कोई फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, एन्यूमरेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसके बाद भी इलेक्टोरल रोल से उसका नाम कट सकता है, या कोई कारणवश उसका नाम डिलीट हो सकता है, किसी भी सिटीजन का, किसी भी कारणवश एक्सेप्टेंस के बाद? देखिए, एक्सेप्टेंस के बाद ड्राफ्ट रोल में जरूर वह रहेंगे। हमें यह वर्ड नहीं यूज करना चाहिए कि कट सकता है। बेसिकली किसी कारणवश अगर वो शिफ्ट करते हैं, 17 अगस्त के बाद वो फॉर्म 8 शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस डालकर अपना शिफ्टिंग करा सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फॉर्म 7 डालकर उनके नाम को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए, प्यूरिफिकेशन के मल्टीपल लेवल्स हैं, और साथ बसाथ देखिए 2002 का लिंकेज भी एक इंपॉर्टेंट लिंकेज जरूर है। एक्सक्लूजनरी कंटेक्स्ट नहीं है हमारा, हम कंप्लीटली एक्सक्लूड किसी को नहीं करेंगे, बट ड्यू डिलिजेंस और डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको इंक्लूड करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक प्रिंसिपल विच इज गाइडिंग दिस प्रोसेस ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इज दैट कोई भी एलिजिबल वोटर ना छूटे और कोई भी इनएलिजिबल वोटर ना रहे। जैसा कि मैंने कहा कि इनएलिजिबल का मतलब इज नॉट नेसेसरली समबडी जिसका 2002 का लिंक नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। इनएलिजिबल का मतलब अगर कोई किसी वोटर की डेथ हो चुकी है, कोई जा चुका है बहुत टाइम पहले, एक सोशल मैसेज के तौर पे भी एक जरूरी एस्पेक्ट ये है, जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं, वी ऑफन एनकाउंटर कि बहुत सारे ऐसे घरों में कि उनकी बेटियों की शादी हो चुकी है। बिल्कुल। अब बेटी पिछले 15 साल से किसी और शहर में रह रही है, लेकिन किसी कारणवश उनका एक वोटर आईडी यहाँ अभी भी इस घर में एग्जिस्ट करता है। उनके पिताजी से पूछने पे वो कहते हैं नहीं, हमें अपनी बेटी का वोट यहाँ। वो एक मन में आशंका होती है कि क्या पता उसका डिलीट हो जाए, क्या पता हमसे नाता टूट जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। हम आप सभी वोटर से यह उम्मीद रखते हैं कि आप जहां पर भी रहें, तो ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद कहीं और किसी और शहर चली गई हैं, या किसी नॉट जस्ट मैरिज, प्रोफेशनली एजुकेशनली किसी और कारण से कहीं और चली गई हैं, तो आप वहां पर वोट बनाएं। अच्छा, ऐसे केसेस में बहुत बार देखा यह भी गया है कि डुप्लीकेट वोट्स भी निकल के आते हैं कि एक मेरा वोट गांव पे रहे क्योंकि मेरी गांव में कोई पुश्तैनी जमीन हो, मेरा एक वोट दिल्ली में भी रहे। देखिए, मन से शंका लोगों का हटाना हमारा सबसे बड़ा काम है। हमारे BLOs भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप एक ही वोट रखें, क्योंकि प्रावधान वही कहता है कि आपका तो वो इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। अब किसी कारणवश पहले शायद ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का सपोर्ट नहीं था, तो डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ना भी बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोग बिना जानकारी के भी, ऐसा मैं ये हमेशा नहीं बोलूंगा कि कोई मैलिफाइड इंटेंशन से ही कोई डुप्लीकेट वोट बनाता है। यह भी हो सकता है जैसे सरकारी एम्प्लॉइज हैं, अब कोई सेंट्रल सर्विस में है, पूरे भारतवर्ष में उसका ट्रांसफर हो रहा है। आज वो तमिलनाडु में है, कल वह केरल में है, परसों वह अरुणाचल में है, फिर कभी दिल्ली में है, फिर कभी राजस्थान, फिर कभी मध्य प्रदेश। ऐसे लोगों का पहले भी देखा गया है पुराने केसेस में कि 4-5 वोटर आईडीज एग्जिस्ट करती हैं। किसी
कारणवश वहां के रेस्पेक्टिव बीएलओस ने शायद कभी ड्यू डिलिजेंस ना दिखाई हो, फॉर्म 7 भर के उन्हें एसएसआर के टाइम भी डिलीट कर सकते थे, ना किया हो। पर धीरे धीरे देखिए एसआईआर के साथ अब जनता जागरूक हो चुकी है। नाउ एवरीबॉडी इज अवेयर कि एवरी पर्सन हैज वन वोट एंड शुड हैव ओनली वन वोटर आईडी। यह बेसिक अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस कि आज मैं यहां से ट्रांसफर पे अगर कहीं जाता हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी, ये वोटर की जिम्मेदारी है कि मैं फॉर्मेट शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस भरकर अपने वोट्स को शिफ्ट करूं। मैं, मेरी स्पाउस, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मूव करें तो सबके वोट्स को मैं शिफ्ट करूं। तो एसएसआर हो या एसआईआर हो, कल जब भी जो भी रिवीजन की एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन द्वारा सैंक्शन की जाएगी उसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें उम्मीद है कि 2002 और 3 के बाद जो ये एसआईआर इस बार हो रहा है, बहुत सारे राज्यों में हो चुका है फेज 1 और फेज 2 में, और आपने देखा कि कैसे बड़ी मात्राओं में बोगस वोटर्स बिल्कुल का डिलीशंस हुआ है। आवर रोल शुड बी प्योर, इट शुड बी हेल्दी। हम चाहते हैं कि हमारे रोल में वही लोग हों जो यहाँ रहते हैं और इसके साथ साथ वह सारे के सारे लोग बढ़ चढ़कर आगे आए। देखिए दिल्ली में हम देखते हैं 60% वोटर टर्नआउट है। आई एम 100% श्योर कि आने वाले सालों में जब भी दिल्ली में इलेक्शंस होगा, ड्यू टू दिस रोल प्यूरिफिकेशन, दिल्ली में एक टर्नआउट का इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे जिन राज्यों में एसआईआर के बाद इलेक्शंस हुए हैं वहां आपने टर्नआउट में इंप्रूवमेंट देखी, क्योंकि वहां डेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, एब्सेंटी वोटर्स को रिमूव किया गया है। परसेंटेज बढ़ गया, बिल्कुल परसेंटेज बढ़ेगा इससे। तो ये दिल्ली में भी उम्मीद है कि 65 एंड अबव परसेंटेज, इवन 70%, कुछ विधानसभाओं में वी विल क्रॉस मोर देन 70%। तो यह जो एक मिसनोमर है कि दिल्ली के वोटर्स वोट नहीं करते, अब देखिए इसको ये जरूर एसआईआर के बाद इस चीज को ब्रेक करेंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिस तरह से आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या उनकी बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मिली है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इंश्योर किया जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन हो, किसी भी तरह की प्राइवेसी का कोई भी ब्रीच ना हो और लॉफुल यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो? इस पे मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहूंगा। देखिए एज पर द गाइडलाइंस, जैसा मैंने आपको कहा कि ये दो तकरीबन जो हमारा फुल प्रोसेस है यह 2 हिस्सों में है। एक है हाउस टू हाउस और एक है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस वाला पीरियड। जो अभी डोर टू डोर सर्वे या हाउस टू हाउस चल रहा है, जिसमें बीएलओस जो है फील्ड में जा रहे हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म डिलीवर कर रहे हैं। देखिए अभी इस समय दे आर नॉट कलेक्टिंग एनी डॉक्यूमेंट, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। अभी सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को डिलीवर करना, वोटर्स की सहायता करना उस एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल करने में, और फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म विच हैज बीन ड्यूली साइंड बाय द इलेक्टर और द वोटर, उसको रिसीव करके डिजिटाइज करना। अभी जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं वो किसी से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ उस एन्यूमरेशन फॉर्म को, जैसे एक घर में अगर 4 वोटर्स हैं, उन चारों का एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर वो उसको अपने ऐप के माध्यम से उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। जहां तक रही बात इस एग्जिस्टिंग डेटा की, फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया है ईसीआई द्वारा, ईसीआई नेट को, ताकि ये किसी भी तरीके के ब्रीच अथवा फ्रॉड से सेफ्टी रहे। क्योंकि इसमें भी, एन्यूमरेशन फॉर्म में भी हम लोगों के डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ लेजिस्लेशंस, जैसे आपका खुद का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, आपका हमारा जो जितने भी इस तरीके के स्पेशल आईटी एक्ट्स होंगे या अलग अलग एक्ट्स में प्राइवेसी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड। जहां तक रही बात की डॉक्यूमेंट कलेक्शन की, देखिए डॉक्यूमेंट कलेक्शन वाला फेज आपका बाद में शुरू होगा, जो नोटिस पीरियड में। जैसे किसी के अनोमली आई, अनोमली भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस टाइप की आ सकती है। फॉर एग्जांपल तिलक राम वर्मा किसी का नाम है जी, अब किसी कारणवश उसके किसी डॉक्यूमेंट में या आज के वोटर रोल में या अथवा आज के वोटर रोल में उसका नाम पूरा हो तिलक राम वर्मा, पर उनका नाम 2002 या 2003 के वोटर रोल में जो प्रीवियस एसआईआर में किसी ने टीआर वर्मा लिख दिया। बिल्कुल। नाउ सिस्टम विल कैच दिस एंड उसमें दे विल हैव टू सिंपली प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट देयर नेम इज तिलक राम वर्मा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वो सिंपली अपना 10th क्लास की मार्कशीट या पासपोर्ट जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, दीज आर वन ऑफ द 12 डॉक्यूमेंट्स जो कि ईसीआई ने मैंडेट किया है। उनमें से या कोई सरकारी एम्प्लॉय हो तो उसके पेंशन के पेपर्स हो गए, कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आईडी हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो इससे प्रूव हो जाएगा एंड हम अपने सिस्टम में इस अनोमली को रिमूव कर देंगे कि यस, टीआर वर्मा एंड तिलक राम वर्मा आर दी वन एंड द सेम पर्सन। सेम गोज फॉर जिसका 2002 का लिंकेज ना हो, ना उसके पेरेंट्स का हो, ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स का हो। तो हम सिंपली उनसे उन 12 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगकर, उनके और उनके पेरेंट्स का मांगकर हम देख सकते हैं। वंस वी विल ट्रेस कि हाँ एक्स
इज अ पर्सन, Y इज द फादर, Z इज द मदर, एंड उनके भी अगर पेरेंट्स के हमें डॉक्यूमेंट मिल गई तो हमें लिंक एस्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा, एंड देन दे विल बी अ वैलिड सर्टिफाइड वोटर ऑफ दिस विधानसभा। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बहुत इसको केवल एक तरह से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति चला जाता है कहीं पे, माइग्रेंट है या स्टूडेंट है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो कहीं पे शिफ्ट हो गया है जी, और उसका या एक पर्टिकुलर विधानसभा से उसका नाम जो है कट गया है क्योंकि वो शिफ्ट हो गया इस कारण से जी। तो ऐसे में उसको इन्फॉर्म कैसे करा जाएगा? क्या कोई मेल जाएगी, कोई कांटेक्ट होगा या कुछ और प्रक्रिया होगी? मतलब कांटेक्ट, उसे पता कैसे चलेगा इस चीज के बारे में कि उसका नाम पर्टिकुलर एक्स विधानसभा से हटके वाई विधानसभा में जुड़ गया है? नहीं, देखिए, अपने आप कहीं जुड़ेगा नहीं, अपने आप नहीं शिफ्ट करेगा। इस दौरान हमारे BLOs नियमित रूप से यह कोशिश करते हैं कि दे रीच आउट टू ईच एंड एवरी वोटर, चाहे वो यहाँ रहता हो या नहीं रहता हो। जो रहता हो वो तो आपके उस एड्रेस पे मिल जाएगा। ऐसे वोटर्स जो शिफ्ट हो गए हम उनको कॉल करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें पता लगता है कि वो बेंगलोर में है, तो हमारा BLO उनको यह प्रोसेस समझा देता है कि दिल्ली में SIR चल रहा है, आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आया था, चूंकि आप शिफ्टेड हो तो वी कैन नॉट वेरीफाई योर एन्यूमरेशन फॉर्म बिकॉज दे हैव नाउ शिफ्टेड। करेक्ट। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ही हमारा ड्राफ्ट रोल आए 17 अगस्त को, हमारे ड्राफ्ट रोल से दे विल बी रिमूव्ड। 18 अगस्त ऑनवर्ड्स वो जहां भी है वहां पर अपना फॉर्म 6 भरकर वापस जुड़ सकते हैं इलेक्टोरल रोल। बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है। विद इन दिल्ली ऑल्सो अगर कोई शिफ्ट करता है, मैं तो चलिए मैंने फर्स्ट केस आपको तब एक्सप्लेन किया जब कोई मेरे दिमाग में था कि कोई बैंगलोर चला गया या फरीदाबाद चला गया, दिल्ली के बाहर चला गया। विद इन दिल्ली ऑल्सो द प्रोसेस इज द सेम। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल पीतमपुरा में रहता हो और वहां से शिफ्ट करके सरोजिनी नगर आ गया, तो पीतमपुरा से वह शिफ्टेड की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वहां के जो भी असेंबली के इलेक्टोरल रोल 17 अगस्त को आने वाला है ड्राफ्ट, वह उस ड्राफ्ट में मौजूद नहीं रहेंगे। वह फिर अगर सरोजिनी नगर आ गए हैं तो यहाँ नई दिल्ली विधानसभा में अपना फॉर्म 6 वह भर सकते हैं। दिस शिफ्टिंग के बाद भी वापस फॉर्म 6 भरकर आप रोल्स में जुड़ सकते हैं। सर, मेरा आपने भी बताया हुआ था कि कैसे कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है अगर डेड इलेक्टोरल्स हैं या जो लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कहीं पे इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। कई बार देखा गया है कि वो कुछ ना कुछ तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करता है कि किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचकर या किसी भी बायसनेस से बचकर कैसे एक BLO या फिर जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम एक्यूरेसी से और बिना किसी बायसनेस के साथ करते हैं? नहीं, बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा स्टेक पॉलिटिकल पार्टीज के हित में है। बिल्कुल। उसका कारण यह है कि एक बहुत प्योर इलेक्टोरल रोल मिलने से दे आर ऑल्सो अवेयर कि उनके वोटर्स कहाँ पर हैं। भाई, हमारी विधानसभा के क्षेत्र में कौन से घर में कितने लोग रह रहे हैं। वोटर रोल प्यूरिफिकेशन सबके लिए, सिर्फ जैसे मैंने कहा, एक हम इलेक्शन मशीनरी के पर्सपेक्टिव से भी सोचें या फिर हम कैंडिडेचर की तरफ से भी सोचें, तो दोनों तरीके से बहुत जरूरी होता है। जहां तक रही बात आपने मेंशन किया कि किसी भी तरीके की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो देखिए आवर प्रोसेस इज कंप्लीटली इम्पार्शियल एंड साथ में ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई अहमियत नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। दे आर इक्वल स्टेक होल्डर्स। हर पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनको हमने साथ में लिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाई हैं जिसमें हमारे कंसर्न्ड पोलिंग स्टेशन के बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट जुड़े हुए हैं। इसी में दोनों फील्ड पे जाते हैं। बूथ लेवल एजेंट भी दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दे कैन ओवरसी द प्रोसेस, दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का और कलेक्शन का प्रोसेस जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। इसी के साथ साथ जो एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेथ केसेस हैं, ASD वाले वोटर्स हैं या डुप्लीकेट ASDD वोटर्स जो हैं, उन वोटर्स की लिस्ट जो है वह उनके साथ भी शेयर की जाएगी और साथ बसाथ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की कॉपी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की जाएगी। जो ASDD लिस्ट है, एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट ऑफ ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन, वो इनफैक्ट पब्लिश होगी इन द मैनर ऑफ BLA मिनट्स। डिजिटाइजेशन के बाद BLO जो है सारे अपने एरिया के BLAs को बुलाएगा, उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करके जो फाइनल नाम निकले हैं ASDD में, वो नाम उनके साथ शेयर किए जाएंगे, उस पर सबके सिग्नेचर लिए जाएंगे एंड फिर वह कमीशन के पोर्टल पे अपलोड हो। काफी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अब सबकी सहमति से
कंसेंसस से सबके सामने यह प्रोसेस को किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके का आप कह लीजिए कि पार्शियलिटी या झुकाव या रुझान इस तरीके का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इम्पार्शियल प्रोसेस है। एंड जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये बहुत क्रूशियल है कि जो इलेक्टोरल रोल उनको मिले वो काफी प्योर हो, वो एग्जैक्ट हो, वो स्टैटिक ना हो, डायनामिक हो। देखिए स्टैटिक इलेक्टोरल रोल में आप 10-10 साल तक किसी की मान लीजिए किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो लेकिन वो अभी भी लिस्ट में है, कोई 5 साल पहले शिफ्ट कर गया है वो अभी भी लिस्ट में है। हमारा यह नई दिल्ली विधानसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है, 3-3, 4-4 साल पहले लोगों ने शिफ्ट कर लिए हैं, रिटायर कर गए हैं, वह अभी भी लिस्ट में है। फिर हमारे पास ऐसी कॉलोनीज भी हैं जो टूट गई हैं, जैसे आपको पता है कि सरोजनी नगर में GPRA नया बना है, पुरानी कॉलोनीज को तोड़ा गया है, तो वहां के जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनको हमने डिलीट किया। फिर ऐसा नहीं है कि नए वोटर्स नहीं जुड़ेंगे, नया GPRA जो बना है उसमें नए वोटर्स जुड़ेंगे। बिल्कुल। वो जब एलोकेशन होगी जहां मोर एंड मोर ऑफिसर्स विल कम एंड लिव इन दोस टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्वार्टर्स, वो तो अभी मुश्किल से बेयरली अकोमोडेशन वहां कुछ ही लोग रह रहे हैं। जब वो भर जाएंगी कॉलोनीज तो और भी वोटर्स जुड़ेंगे। तो इसको सिंपली एक डिलीशन का एक्सरसाइज ना माना जाए, इट्स अ वेरी डायनामिक वेरिफिकेशन बेस्ड प्रोसेस जिसमें हम एक्सक्लूजन्स भी कर रहे हैं, देन दोज एक्सक्लूजन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन वेरिफिकेशंस। जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्डाइज्ड वेरिफिकेशंस। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है या डेटा एनालिटिक्स है या आज के जमाने में हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर सब चीजों को कैप्चर करा हुआ है, वैसे इलेक्शन कमीशन कैसे ये इंश्योर करता है कि डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी या तमाम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करके एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल को पेश करे, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए हमारे सामने जो आईटी का उपयोग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, खासकर हमारा ECI नेट के पोर्टल में। उस ECI नेट के पोर्टल के माध्यम से मैं ईच एंड एवरी वोटर का एन्यूमरेशन फॉर्म देख सकता हूँ, मैं पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे कितने फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने फॉर्म्स मेरे डिजिटाइज हुए, कितने मेरे एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ हुए, हाउ मच परसेंटेज। तो मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पास अगर 89,000 वोटर्स हैं तो मुझे कितनों के एन्यूमरेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं, कितने लोग मेरे एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ डुप्लीकेट की कैटेगरी में चले गए हैं, मेरे ड्राफ्ट रोल में कितने वोटर्स आएंगे मुझे एग्जैक्टली वो पता रहेगा। तो इसमें देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर एक डिजिटल इंडिया के युग में इसको इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाया है। और देखिए आप आज की डेट पे देखिए, इससे 2-3 महीने पहले ही हमने सेंसस का फेज 1 भी कराया। बिल्कुल। पहली बार पेपरलेस सेंसस हुआ। आपको याद होगा, मैं और आप शायद हम लोग छोटे ही थे जब पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, उसके पहले 2001 में। उस समय सेंसस वाले आते थे घर में बहुत सारा पेपर वर्क लेकर। आज वह एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर का अपना सेंसस का ऐप आ गया है, एक CMMS पोर्टल आ गया है जिसकी माध्यम से जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर है विच इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, वो मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना उनका एन्यूमरेशन हो चुका है सेंसस का। सेम तरीके से हम भी यहाँ देख सकते हैं कि एन्यूमरेशन वाले फेज में, डोर टू डोर वाले फेज में कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट पहले के मुकाबले काफी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई। पेपर बेस्ड हमारा वर्क था, वर्क देखिए सेम है, स्टैंडर्डाइजेशन सेम है, लीगल एस्पेक्ट सेम है, लेजिस्लेशन सेम है। 1950 का एक्ट है और दैट एक्ट हैज सर्वाइव्ड सो मेनी इलेक्शंस। उसमें डायनामिक मॉडिफिकेशंस होती गई, पर लार्जली जो हमारा प्रोसेस है वो काफी हद तक पहले से ही, जो जिस तरीके से सोचिए फाउंडिंग फादर्स ने जो सोचा था वो इतना डायनामिक तरीके से सोचा था कि वो आज भी लागू होता है। पर आज सिंपली हमने उस पेपर बेस्ड वर्क को हमने ऐप बेस्ड और IT बेस्ड वर्क में कन्वर्ट कर लिया। तो वो वही ट्रांसपेरेंसी, वही इम्पार्शियलिटी, वही सोच है हमारी, पर काम काफी आसान हो गया। ये तो हर कोई एडमिट करेगा कि बिकॉज ऑफ द IT बेस्ड आज फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 यह सब ऑनलाइन रिसीव हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एन्यूमरेशन फॉर्म आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पेपर वाला भर के दें, आप ऑनलाइन भी भर के दे सकते हैं। मैंने खुद ऑनलाइन भर के दिया है, मेरे लिए इतना कन्वीनियंट था कि मुझे जैसे ही मैंने भरा, BLO ने मुझे कॉल किया बिकॉज BLO के ऐप में रिफ्लेक्ट कर गया जी। उन्होंने मुझसे डिटेल्स टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन कर ली। मैंने उनको बुलाया भी कि आप वेरिफिकेशन के लिए आप भी जाओ। ही केम टू माय हाउस, वेरीफाइड माय डिटेल्स एंड देन पेपरलेस मेरा काम रहा है। तो बहुत सहूलियत, बहुत सुविधा इससे मिलती है सारे वोटर्स को, सिर्फ वोटर्स को ही नहीं, हमारे BLOs को, हमारे EROs को और हमारे इलेक्शन मशीनरी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि SIR वोट कटने का नहीं, उल्टा आपका वोट जोड़ने का जरिया है। तो ऐसे
SIR का सहयोग करिए, आप आइए और इलेक्शन कमीशन का हर तरह से सहयोग करिए जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल बन सके। धन्यवाद। जुड़े रहिए द न्यूज स्टूडेंट के साथ और देखते रहिए ऐसे तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।